हेलो, आप सभी विद्यार्थियों का हमारे हिंदी की क्लास में स्वागत और आमंत्रण है। आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी का बहुत ही विशेष क्लास लेकर आया हूं, जो सभी विद्यार्थियों के लिए हेल्पफुल और सहायक होगा। खासकर आज का क्लास मेरा है यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए, वो एक कक्षा 10वीं में हो या 12वीं में हो। एक क्लास उन यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए खासकर लाया हूं, क्योंकि उनके हिंदी के प्रश्नों में इससे 2-4 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदी का ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आज के हिंदी की क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा छंद। छंद क्या होता है, छंद के अंग क्या क्या होते हैं, छंद में कौन कौन सी बातें, जो उसके बारे में पढ़ेंगे। हम आप लोगों को छंद 3 क्लास या 4 क्लास में 3 से लेकर 4 क्लास में पढ़ाऊंगा, एकदम अस्थायी रूप से, विस्तारित रूप से, एकदम आपको छंद से को गहराई से समझ सके और जान सके और याद कर सके। इसलिए मैं छंद का आपको 3 से 4 क्लास लेकर आऊँगा। ये हमारा छंद का पहला क्लास है और एक क्लास हमारा सभी विद्यार्थियों के लिए हेल्पफुल होगा। वही कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक या कोई प्रतियोगी परीक्षा देने वाले भी विद्यार्थी क्लास को देख सकते हैं। उसे मैंने खास कर एक क्लास हिंदी का यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के विशेष करके लाया हूँ, जो आज का छंद का क्लास है। छंद के पहले मैंने अपने क्लास में, हिंदी के क्लास में रस को पूर्ण विस्तार रूप से 3 क्लास में कराया हूँ। कृपया करके यदि आप लोग को रस पढ़ना हो विस्तार से, गहराई से, तो हमारे हिंदी के रस की क्लास को, तीनों क्लास को ध्यानपूर्वक जाकर देखिए। आप उसे हमारे गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल पर या हमारे फेसबुक पर देख सकते हैं। हमारा फेसबुक है राजू भैया क्लासेस और हमारा एक फेसबुक दूसरा है राजू प्रसाद करके। हमारे 2 फेसबुक के चैनल है, दोनों पर आप इस क्लास को देख सकते हैं। यदि यूट्यूब पर देखना चाहते हो आप लोग, हमारे गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब के चैनल पर देख सकते हैं। आप लोग से एक प्रार्थना है कि मैं क्लास स्टार्ट शुरू करने पर आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम भरा सहयोग दे दिए, हमसे जुड़िए और आपको अच्छे से अच्छे क्लास लेकर आऊँगा। हिंदी का हुआ, संस्कृत का वैसे जो महत्वपूर्ण क्लास होता है मैंने करा चुका हूँ। आप लोग संस्कृत का क्लास भी ले सकते हैं, जो कोई आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अब मैं हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण क्लास लेकर आ रहा हूँ, जिसमें रस हमारा पूर्ण हो गया है, रस का क्लास। आज मैं छंद शुरुआत करने जा रहा हूँ। उसके बाद मैं अलंकार पढ़ाऊँगा आप लोग को, उपसर्ग पढ़ाऊँगा, यानी प्रत्यय पढ़ाऊंगा। ऐसे ही हिंदी के जो महत्वपूर्ण क्लास हैं उसको लेकर आऊँगा। कृपया करके आप जुड़िए और यदि हमारे गुरु ज्ञान मंदिर को सब्सक्राइब करिए और फेसबुक को देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए। एक हमारा फेसबुक है राजू प्रसाद और दूसरा है राजू भैया क्लास है। दोनों फेसबुक को फॉलो कीजिए और अपना सहयोग दीजिए। चलिए मैं आप लोगों को आज की क्लास को स्टार्ट करता हूँ। देखिए छंद क्या होता है, छंद की परिभाषा, छंद के अंग हम जानेंगे। जो मैंने पहले से इसे लिख दिया हूँ बहुत सरल भाषा में, ताकि आप लोगों को समझ आए। थोड़ा क्लास छोटा हो, क्लास लंबा ना हो, इसलिए मैंने पहले से बोर्ड पर लिख दिया हूँ। सिर्फ आपको इसे समझाना है और बताना है कि किस प्रकार आप इसे याद कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं आज की क्लास को। देखिए हमारा क्लास है, देखिए आज का हमारा हिंदी का क्लास है, हिंदी का विशेष क्लास जो यूपी बोर्ड के लिए है। देखिए छंद, यानी छंद क्या होता है, छंद किसे कहते हैं, इसके बारे में देखिए। तो सबसे पहले हमें कोई क्लास पढ़ना तो उसकी परिभाषा, उसके बारे में जानकारी होना चाहिए, तभी आप उसे समझ पाएंगे। यदि उसका परिभाषा ही आप नहीं जानेंगे, उसके बारे में जानेंगे नहीं, उसे कैसे आप याद करेंगे, कैसे समझ पाएंगे, कैसे आप सब जान पाएंगे। इसलिए पहले परिभाषा हमें हर चीज़ की याद करना चाहिए, जिससे हमें पूर्ण रूप से उसका ज्ञान हो। देखिए तो आज का हमारा छंद की परिभाषा क्या है। देखिए छंद कविता की स्वाभाविक गति के नियम व रूप को छंद कहते हैं। किसी कविता की स्वाभाविक गति के नियम, यानी नियम से जिस प्रकार कविता लिखा जाता है, कविता लिखा जाता है अपने नियम के अनुसार लिखा जाता है, उस पद्धति को हम क्या कहते हैं, छंद कहते हैं। अथवा इसी को एक परिभाषा और आप दे सकते हैं छंद का, जाति संगीत और भाषा वृत्ति के आधार पर, जाति संगीत और भाषा वृत्ति के आधार पर निर्मित लयबद्ध आपूर्ति को छंद कहते हैं। छंद की परिभाषा किस प्रकार दे सकते हैं, यानी कविता की स्वाभाविक गति के नियम व रूप को छंद कहते हैं। या तो आप कह सकते हैं जाति संगीत यानी भाषा वृत्ति के आधार पर निर्मित लयबद्ध आवृत्ति को छंद कहते हैं। जैसे हम कोई कविता पढ़ते हैं, उसमें जो पहले लाइन में अंत में जो वर्ण या मात्रा आता है, वही वर्ण या मात्रा लगभग दूसरे लाइन में आता है, तीसरे लाइन में आता है, चौथे लाइन में। जिससे कविता को पढ़ने में हमें लय मिलता है, अच्छा लगता है, हमसे पढ़ने में सुंदर लगता है। को हम गीत भी कह सकते हैं, संगीत के साथ गीत में बड़ी ढाला जा सकता है कविता को, इसलिए वो लयपूर्ण होता है। इसलिए हम इसकी परिभाषा
छंद का मतलब यही होता है कविता की स्वाभाविक गति के नियमबद्ध रूप को छंद कहते हैं, या जाति संगीत और भाषावृत्ति के आधार पर बने यानी लयबद्ध आवृत्ति को छंद कहते हैं। लयबद्ध मतलब जो बोलने पे अंत में एक ही जैसा हो और अच्छा लगे। छंद के आचार पिंगल है, ये आपको याद रखता है। छंद किसने पढ़ाया था, किसने बनाया था, छंद का आविष्कार किसने किया था, तो छंद के आचार यानी गुरु कौन है, पिंगल है। इसलिए छंद छात्र को पिंगल छात्र भी कहते हैं। ये भी आपकी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि छंद के आचार कौन है, छंद के आचार कौन है, तो आप पिंगल बताएंगे। और इसलिए छंद छात्र को क्या कहते हैं, पिंगल छात्र कहते हैं। यानी चाहे पिंगल छात्र कहिए, छंद छात्र कहिए, दोनों हम क्या पढ़ाया गया है, हमें छंद पढ़ाया गया, छंद के बारे में बताया गया। तो ये सब परीक्षाओं की महत्वपूर्ण बातें हैं जो परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, आपको इन्हें पढ़ना है, याद रखना है। अब देखिए हमारा छंद में चरण होता है। छंद हमारा क्या होता है, चरणों के आधार पर चलता है। उसमें कितने चरण होते हैं ये जानना चाहिए। चरण मतलब ऐसे तो पैर होता है, जिस तरह आदमी का पैर होता है, आदमी अपने पैरों पे चलता है, उसी प्रकार छंद अब की चरण होती है। छंद यानी कविता अपने चरणों के पर ही चलती है, इसलिए हर कविता का उसका चरण होना जरूरी है। कविता कितनी सुंदर, अगर आप चरण में नहीं लिखेंगे, एक पट्टी इधर लिख देंगे, वो पट्टी उधर लिख देंगे, तो आप और कविता सही ढंग से चल नहीं पाएगा। इस कविता को हमें चरण देना पड़ता है, चरणों के अनुसार लिखना पड़ता है। इस पर कविता क्या होता है, चरणों पर चलता है। जिस पर मानव अपने पैर पर ही चरण पर चलता है, उस पर कविता भी अपने चरणों पर चलता है। तो यही चरण होता है। चरण की परिभाषा देखिए, हमने चरण भाषण लिखा है, तो आप चरण किसे कहते हैं कि परिभाषा कविता पर लिख सकते हैं। देखिए कविता के पक्ति को चरण कहते हैं। कविता को जो एक पक्ति होती है उसे क्या कहते हैं, चरण या पद भी कह सकते हैं। चरण या पद या कहीं कहीं पाठ भी कहा जाता है। तो कविता के एक पक्ति जो होती है उसे चरण या पद कहते हैं। कविता चरणों पर चलता है। कोई भी कविता होता है तो अपने चरणों पर चलता है, जिस प्रकार मानव अपने चरणों पर चलता है, उसी प्रकार कोई भी जो इसे इसका आधार होता है, इसका चरण या आधार होता है। यानी छंद के 4 या 6 चरण होते हैं। छंद के कितने 4 या 6 चरणों में छंद दिया होता है। किसी छंद के 4 चरण होते हैं, किसी में 6 चरण होते हैं। हम ये आगे क्लास में डिस्कस करेंगे कौन से 4 चरणों वाले छंद है, कौन से 6 चरणों वाले छंद है, हम अगले क्लास में बताएंगे। अभी हम आप लोग को इसकी बेसिक चीजें बता रहा हूँ ताकि आपको आगे चल के क्लास में पसंद आए, आपको समझ में आए कि ये क्या होता है। देखिए अब हमने चरण को समझ लिया। चरण क्या होता है, चरण यानी कविता के पक्ति को चरण या पद कहते हैं। कविता चरणों पर चलता है। छंद 4 या 6 चरणों में होता है, ये आपको याद रखना है। वर्णों की गणना, अब देखिए वर्णों की गणना किस प्रकार किया जाता है। अब वर्ण क्या होता है, वर्ण का मतलब एक रंग भी होता है, और वर्ण का मतलब है जो हमारे शब्द होते हैं अ से य तक, हिंदी में अ से य तक हुआ, इंग्लिश में ए से जेड तक हुआ, ऐसे इसको हम वर्ण कहते हैं। तो हिंदी का हमारा वर्ण क्या है, अ से य तक। तो वर्णों की गणना किस प्रकार करते हैं, अ से य तक जो होता है उसकी गणना कैसे करते हैं, उसी का इसमें दिया गया है। क्योंकि छंद में वर्णों की गणना करना पड़ता है, तो हमें जिससे पता चलता है कौन सी छंद है। तो देखिए जब वर्णों को गिनते हैं, जब वर्णों को गिनते हैं तो चाहे वर्ण लघु हो या गुरु, वर्ण चाहे लघु हो या गुरु, दोनों को एक मानते हैं। देखिए जब हम वर्णों को गिनते हैं, वर्ण किसी छंद में वर्णों को गिनेंगे तो कोई वर्ण चाहे लघु हो या गुरु। अब लघु माने क्या था, लघु माने जिससे छोटा और गुरु माने बड़ा। यानी आप लघु को शिष्य कह सकते हैं। जैसे क्लास में गुरु बड़े होते हैं और शिष्य छोटे होते हैं, यानी गुरु का स्थान बड़ा होता है, शिष्य का थोड़ा गुरु से छोटा होता है। उसी प्रकार ये लघु गुरु समझिए, आप याद कर सकते हैं शिष्य गुरु या लघु गुरु या छोटा बड़ा या 1 या 2। तो देखिए लघु मतलब छोटा, जिस शब्दों के वर्णों को बोलने में कम समय लगता है उसे लघु कहते हैं। और गुरु मतलब जिस वर्णों को बोलने में अधिक समय लगता है उसे गुरु कहते हैं। तो यही लघु गुरु होता है। तो लघु हो या गुरु हो, वर्णों को गिनते समय चाहे वो लघु हो या गुरु हो, दोनों को एक ही मानते हैं, यानी एक ही गिनते हैं। जैसे देखिए मानते हैं ये रम लिखा है, रम आरे रम, तो इसमें वर्ण कितने हैं, 1 2 वर्ण ही है। यहाँ देखिए राम लिखा है, तो राम ये देखिए थोड़ा यह क्या हो गया, गुरु हो गया, यानी 8 मात्रा ज्यादा हो रहा है। तो भी यहाँ वर्ण 2 है, र और मैं 2 ही वर्ण है। इसमें देखिए रामा, तब इस व्या की मात्रा है, लेकिन वर्ण कितने हैं, 2 ही वर्ण है, यानी र और मैं। तो चाहे दीर्घ हो चाहे लघु हो, जब वर्ण गिनेंगे तो एक ही गिनेंगे, चाहे उस व्या की मात्रा छोटी बड़ी का कुछ भी हो। अगर वर्ण के अनुसार गिनेंगे तो उसे एक ही मानेंगे। तो यही वर्णों को गिनना इस प्रकार, चाहे लघु या गुरु, तो उसे हम एक ही मानते हैं। तो आप समझ देखिए रम में 1 2 वर्ण है, राम में भी 1 2 वर्ण है, रामा में भी 1 2 वर्ण है। चाहे वो लघु हुआ चाहे बड़ा, मतलब छोटा हुआ चाहे बड़ा हुआ, चाहे शिष्य हुआ चाहे गुरु हुआ, चाहे 1 माने चाहे 2 माने, लेकिन उसमें वर्ण 2 ही होंगे या 3 होंगे, चाहे बड़ा छोटों से एक ही गिना जाएगा।
यही हमारा वर्णों की गणना करने का नियम है। इसे आप विशेष करके याद रखेंगे, क्योंकि ये हमारा जब वर्ण मात्रिक छंद को पढ़ेंगे उसमें यही हमारा विशेषकर सहयोग हमारा करेगा उसे समझने में कि वर्ण मात्रिक छंद कैसे गिना जाता है। तो यही वर्णों की गणना यदि आपको करना आएगा तो आप छंद को आराम से पहचान जाएंगे, लिख सकते हैं। तो इसे आप याद रखें कि जब वर्णों के गिनते हैं तो चाहे वर्ण लघु या गुरु हो, दोनों को एक मानते हैं। जैसे रम, राम, रामा, दोनों में र, मैं, एक दो वर्ण है, र और मैं दोनों दो वर्ण मतलब दो ही वर्ण है। इसमें भी रामा में भी दो ही होगा। अब देखिए मात्राओं की गणना। अब मात्राओं की गणना किस प्रकार करते हैं, ये से भी आप लोगों को विशेष ध्यान रखना का है, क्योंकि मात्राओं की गणना से मात्रिक छंद पढ़ेंगे किस प्रकार मात्राओं की गणना करते हैं। इस बात को आपको याद करना है और हमें समझा है कि मात्रा क्या है। मात्रा उसे होते हैं जिसे बोलने में अधिक समय लगता है, उसे हम मात्रा कहते हैं। हिंदी में मात्रा तो आप जानते हैं कितने होते हैं, 11, यानी कुल मिलाकर 13 मात्राएं होती हैं। तो ये हमारी मात्राएं होती हैं, यानी जो कि मात्राओं की गणना देखिए इस प्रकार होता है। तो वैसे कितना 11 मात्रा होती है, छोड़कर मुख्य रूप से 10 प्रकार की मात्रा होती है, लेकिन अर्थ बोलकर 11 मात्राएं होती हैं। और संस्कृत देखिए तो लगभग 13 मात्राएं हो जाती हैं। तो मात्राओं की गणना किस प्रकार करते हैं देखिए। अब मात्राओं की गणना करते समय देखिए इसी को हमें विशेष ध्यान रखना है, मात्राओं की गणना, क्योंकि हमारे छंद पढ़ते समय हमें मात्राओं की गणना करना आना चाहिए। कैसे गणना करते हैं, कैसे जानते हैं, उसका कैसे व्यक्त करते हैं, तो यही हमारा छंद पढ़ने का विशेष बात है, मात्राओं की गणना करना। इसे आप ध्यान रखिए। तो देखिए मात्राओं की गणना करना कैसे करते हैं। जब मात्राओं को गिनते हैं तो लघु की मात्रा को 1 और गुरु की मात्रा को 2 मानते हैं। अब इसमें देखिए इसमें क्या था, चाहे वो लघु हो या गुरु दोनों को 1 मानते थे, लेकिन इसमें जब मात्राओं को गिनते हैं तो लघु को 1 और गुरु को 2 मानते हैं। ये आपको याद रखना है। लघु का मतलब 1 होता है, अनिश्चित का मतलब 1 होता है, और गुरु का मतलब 2 होता है। गुरु बड़ा होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना होगा जब हम मात्राओं गिनते हैं। तो जब मात्राओं को गिनते हैं तो लघु की मात्रा को 1 और गुरु की मात्रा को 2 मानते हैं। ये आपको याद रखना है। अब लघु की मात्रा को खड़ी रेखा यानी खड़ी रेखा से व्यक्त करते हैं। लघु की मात्रा को क्या खड़ी रेखा से व्यक्त करते हैं, खड़ी रेखा से व्यक्त करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। लघु की मात्रा को इससे खड़ी रेखा से व्यक्त करते हैं, खड़ी रेखा से व्यक्त करते हैं। गुरु की मात्रा को वक्र रेखा से व्यक्त करते हैं, वक्र रेखा से व्यक्त करते हैं। हमारी जो है खड़ी रेखा, इसे हम लघु मानते हैं, लघु की मात्रा। और एक गुरु की मात्रा को वक्र रेखा नीचे जो यश की तरह होता है, इसे हम गुरु की मात्रा से व्यक्त करते हैं। जब हमें जहाँ लघु की मात्रा लगाना होगा तो हम एक खड़ी पाई लगाएंगे, जहाँ हमें गुरु की मात्रा लगाना होगा तहाँ ये वक्र रेखा यानी 2 की जगह जो यश होता है उसे लगाएंगे। तो आप इसे याद कर सकते हैं। इसे 1 या 2 भी कह सकते हैं, इसे 1 याद कर सकते हैं, उसे आप 2 याद कर सकते हैं। इसे शिष्य भी कह सकते हैं, उसे गुरु भी कह सकते हैं। इसे छोटा उसे बड़ा भी, आपको जिस तरह सुविधा पड़े आप इसे याद कर सकते हैं। छोटा बड़ा 1 2 शिष्य गुरु हैं और लघु गुरु, इस प्रकार आप भी याद कर सकते हैं। जैसे आपको याद हो अच्छा हो, लेकिन इसे आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि यही हमारी छंद पढ़ने की मेन विशेष बातें हैं। क्योंकि इसके बिना आप यदि इसकी जानकारी नहीं रहेगी तो आप छंद अच्छे से पढ़ नहीं सकते। तो आप परिभाषा दे सकते हैं मात्राओं की गणना। जब मात्राओं को गिनते हैं तो लघु की मात्रा को 1 और गुरु की मात्रा को 2 मानते हैं। लघु की मात्रा को खड़ी रेखा ऐसे व्यक्त करते हैं और गुरु की मात्रा को वक्र रेखा यश की तरह बनाते हैं, व्यक्त करते हैं। ये हमें याद रखना। अब देखिए गण क्या होता है, अभी हम बताएंगे यहाँ कैसे व्यक्त करते हैं। अभी नीचे शब्दों में बताएंगे कि लघु की मात्रा को और गुरु की मात्रा को कैसे व्यक्त करते हैं, जहाँ अभी नीचे देखेंगे। देखिए गण, अब गण किसे कहते हैं। छंद में सबसे महत्वपूर्ण एक बात और होता है गण। गण को हमें जानना है। गण माने क्या होता है, गण माने वैसे जो लोग यानी सदस्य होते हैं, उसमें यानी छंद में सदस्यों की गणना कैसे करते हैं। गणों के अनुसार जितने गण रहेंगे उन्हीं को गिनेंगे तो उसी को गण कहते हैं। तो गण देखिए जब 3 वर्णों को लघु या गुरु के अनुसार योग होता है, जब 3 वर्णों का यहाँ ऐसे नहीं देखिए कोई मतलब, जब 3 वर्णों का लघु या गुरु के अनुसार योग होता है यानी जोड़ा जाता है। अब देखिए गण किसे कहते हैं, जब 3 वर्णों का लघु या गुरु के अनुसार योग होता है उसे गण कहते हैं। इन्हें निम्न सूत्रों से याद किया जा सकता है। इन्हें इस निम्न सूत्र के द्वारा आप इसे याद कर सकते हैं। आप इसे निम्न सूत्र द्वारा याद कर सकते हैं। देखिए आपको इसे विशेष रूप से ध्यान रखना, इसे हम निम्न सूत्र द्वारा याद कर सकते हैं। यदि यही सूत्र आपको याद हुआ, ये सूत्र याद कर लिए, इसको समझ लिए, तो आप कभी गणना करना भूलेंगे नहीं और आप पहचान जाएंगे कौन सा छंद है। क्योंकि जब छंद हम पढ़ेंगे उसकी परिभाषा में इसी के अनुसार उसे पहचानना होता है। तो
जब तीन वर्णों का लघु या गुरु के अनुसार योग होता है तो उसे गण कहते हैं। इन्हें निम्न सूत्रों द्वारा याद किया जा सकता है, याद कर सकते हैं। जैसे यह माता राजभान सलगा, यह माता राजभान सलगा। तो देखिए क्रम से हम इसकी आपको व्याख्या करके बताते हैं। देखिए यह माता मतलब क्या होता है? यह माता का मतलब क्या होता है? शाब्दिक अर्थ से होता है यशोदा। यशोदा के भगवान श्री कृष्ण की माता थी यशोदा। यह माता का मतलब क्या होता है? यह माता मतलब यशोदा। तो देखिए यदि इसकी हम मात्रा की वर्णन करेंगे, देखिए यह को एक मानेंगे, एक इसको यश दो मानेंगे, इसे भी दो मानेंगे क्योंकि आ की मात्रा है। तो देखिए हमारा क्या इसका संकट? एक दो दो, यानी एक मतलब लघु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु। यह माता का मतलब यशोदा, जिसका मतलब यह माता मतलब एक या दो याद, ऐसे इसको एक या दो याद कर सकते हैं। इसे हम एक मानकर, इसे दो मानकर भी याद कर सकते हैं। इसे लघु, इसे गुरु गुरु, इसे शिष्य गुरु गुरु, ऐसे जैसे आपको सुधर याद कर सकते हैं संकेत को। लेकिन ये क्या है? सीधी यानी खड़ी रेखा है, ये वक्र रेखा है, संकेत है। इसको लघु कहते हैं, इसे गुरु कहते हैं। इसे एक भी मान सकते हैं, इसे दो भी मान सकते हैं अपने सुविधा के लिए, गणना करने के लिए। और इसे एक मानते हैं, इसे दो मानते हैं गणना के लिए। इसे शिष्य और गुरु भी कह सकते हैं। तो देखिए यानी यह माता यानी यशोदा को हम यानी लघु गुरु गुरु करें तो इसे क्या करेंगे? यगण। तो ये हमारा क्या होगा? यगण। ये हमारा यगण हो गया। क्या हो गया? यगण। देखिए जब किसी छंद के अंत में आप लघु गुरु गुरु देख गए, अंत में दो यानी अंत में दो सीधा दो क्या देख गए? दो गुरु देख गए तो हमारा यगण होगा। क्या होगा? किसी वाक्य के पट्टी के अंत में हम दो लगातार गुरु गुरु देख गए तो हमारा यगण होगा। अब देखिए यह माता, देखिए ये से माता हो गया। अब फिर एक अक्षर छोड़ के हम एक अक्षर इधर बढ़ाएंगे तो माता रा लेंगे। माता रा एक अक्षर पहले छोड़ेंगे तो दूसरा में, इसका मतलब होता है मायावी। क्या होता है? मायावी होता है इसका मतलब। माता रा मतलब माता का राज, मायावी। तो ये से कैसे? इसे हम देखिए आ की मात्रा के इसे गुरु की व्यक्त करेंगे, दो की मात्रा के यानी गुरु दो की मात्रा की, यहाँ भी बड़ी की मात्रा, गुरु की दो की मात्रा। तो देखिए क्या हो गया? यानी गुरु गुरु गुरु। ये क्या हो गया? मगर। इसे हम क्या कहते हैं? मगर। ये जब अंत में हम लगातार तीन गुरु देखेंगे तो क्या कहेंगे? मगर। क्या होगा? मगर। आपको यही याद रखना है। इसे क्या कहेंगे? मगर। इसे क्या कहेंगे? यगर। जब अंत में दो गुरु लगातार हुए तो यगर, अंत में लगातार तीन गुरु होंगे तो मगर होगा। यानी माता रा, इसमें से माता रा ले लिए, जिससे माया, इसका आर्थिक शब्द होगा मतलब सार्थक शब्द होगा मायावी, जिसका अगर मात्रा लगाएंगे इसकी आ की मात्रा है यानी लघु है तो लघु का मात्रा, इसमें भी लघु की मात्रा भी लघु, तो यानी गुरु 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 यानी दो तो मगर कहेंगे। लगातार दो यानी गुरु गुरु आए तो क्या होगा? मगर होगा। अब देखिए हम क्या एक अलग यहाँ को छोड़ेंगे। अब क्या लेंगे? ताराज। क्या लेंगे? ताराज मतलब शाब्दिक अर्थ होता है तालाब। क्या होता है? तालाब। क्या होता है? तालाब। तो देखिए इस पे क्या लगेगा? दो लगेगा, दो यानी गुरु लगेगा, एक बार पे एक लगेगा यानी लघु लगेगा। तो इसका हमारा संकेत क्या हो गया? यानी गुरु गुरु एक, यानी गुरु गुरु एक कह सकते हैं या तो दो एक कह सकते हैं। क्या हो गया? तो त से टगर होगा। त से शुरू हुआ है तो टगर होगा। क्या होगा? टगर। ध्यान रखिए। देखिए ताराज से मतलब होगा तालाब यानी अंतिम। देखिए यस पहले गुरु आ गया, एक अंत में एक लघु है तो क्या कहेंगे? टगर कहेंगे। क्या कहेंगे? टगर। इसी को आपको ध्यान रखना है, टगर कहेंगे। अब देखिए अब एक जब हम ता को छोड़ के क्या लेंगे? राजभा। क्या लेंगे? राजभा का शाब्दिक अर्थ हम लिखेंगे राम जी। क्या होगा? राम जी। जैसे जी और रसे राम जी। यहाँ देखिए यहाँ गुरु लगेगा, यहाँ मत पे लघु लगेगा, यहाँ जब पे गुरु लगेगा। तो देखिए हमारा संकेत हो गया गुरु लघु गुरु। तो देखिए अंत में एक गुरु थी, एक लघु थी, एक गुरु, उसको क्या कहेंगे? रगड़। क्या कहेंगे? रगड़। राम से रगड़, राम जी से रगड़। तो ये हमारा रगड़ का संकेत है। तो इसी को आपको याद रखना है कि अंत में गुरु लघु गुरु आए तो रगड़ यानी दो एक दो रगड़ कहेंगे। अब देखिए अब हम क्या करेंगे? अब र को छोड़ के लेंगे यानी जय भान। क्या लेंगे? जय भान।
जभान। जभान का मतलब क्या होता है? जभान का मतलब जलेस। क्या होता है? जलेस। जलेस। जभान का मतलब जलेस बने जल के बने। तो देखिए यहाँ लघु लगेगा, यहाँ इस पे जलेस पे गुरु है तो गुरु लगेगा यानी 2 मात्रा, और इस पे भी 1 लगेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा? लघु गुरु लघु। तो ये क्या होगा? जगह। क्या हो गया? जगह। इसे हम क्या बोलते हैं? जगह। जैसे जैसे जभान, जभान का मतलब जले, तो जगह क्या हो गया? जगह। तो यही आप याद रखेंगे, जगह। अब देखिए हम आगे इसे यहाँ लिख देते हैं। देखिए क्या हो गया? जभान। अब भानस। क्या हो गया? भानस। अब भानस हो गया। एक अच्छा छोड़ के एक अच्छा बढ़ा जा रहा है, तो जब छोड़ के यानी भर से सर तक गया, यानी यहाँ भानस हो गया। भानस का मतलब भारत। भानस का मतलब यहाँ हमारा क्या होगा? भारत। अब भानस का मतलब याद कर सकते हैं, भारत। क्योंकि भय गुरु होगा, क्योंकि यहाँ आके मात्रा है, यहाँ लघु होगा, यहाँ लघु होगा। तो देखिए हमारा संकेत क्या होगा? गुरु लघु लघु। इसे हम क्या पढ़ेंगे? इसे कहेंगे भगर। क्या कहेंगे? भगर। भ से शुरू हुआ है तो भगर। भ से शुरू हुआ तो क्या होगा? भगर यानी भगर। याद कर सकते हैं, भगर ये है यानी गुरु लघु लघु भगर। अब देखिए यहाँ भर छोड़ेंगे तो न असर लेंगे यानी नसल लेंगे। न सल नसल। नसल का मतलब यहाँ नगर है। क्या होगा? नगर। नगर 3 अक्षर का खाली है, नगर। ये लघु 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 यानी तीनों लघु हैं, तो लघु तो मतलब तीनों लघु लघु आएंगे, लघु लघु। इसका मतलब क्या होगा? नगर। क्या होगा? न से शुरू है, नगर। नगर लघु मतलब नगर होगा। अब देखिए अंत में क्या आएगा? अब न छोड़ देंगे यानी सलगा, यानी सलगा। क्या होगा? सलगा। अब अंतिम हो गया सलगा। तो स से क्या होता है? सलगा मतलब क्या होता है? सलगा ही होता है। सलगा मतलब सलगा ही होगा। सलगा मतलब सलगा ही होगा, यानी सलगा। सलगा मतलब क्या होगा? देखिए यानी यहाँ क्या लगेगा? लघु, यहाँ लघु, यहाँ गुरु। इसका मतलब होता है लघु लघु गुरु। ये क्या होगा? सगर। क्या होगा? सगर। सगर होगा। तो ऐसे आपको इसे याद करना, इसलिए मात्राओं की गणना करने के लिए इसको याद करना आपको अति आवश्यकता है। तो आप इस यह माता राज धान सलगा को याद कर लेंगे। तो ऐसे क्रम से यह माता मैंने यशोदा को मात्रा लगाएंगे, तो कौन मात्रा लगाएंगे? समझाएंगे कि यह माता मतलब यशोदा यानी यगर। यह से शुरू हुआ तो मतलब यगन हुआ, आपको यही याद रखना है। फिर माता रा यानी माता राज का मतलब मायावी, या माता राज पे ही मात्रा लगाएंगे तो भी होगा माता रा, तो भी यानी माता रा का मतलब मायावी। तो देखिए मायावी मतलब डबल गुरु 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 लगेगा, तो मस्त होगा मगर। ये देखिए यानी मगर का संकेत 3 गुरु गुरु होगा। यगर का संकेत लघु गुरु गुरु, मगर का संकेत गुरु गुरु गुरु, टगर का संकेत यानी गुरु गुरु लघु, रगर का संकेत गुरु लघु गुरु, जगर का संकेत लघु गुरु लघु। इस प्रकार मानस यानी भगर का संकेत गुरु लघु लघु, उसमें नगर यानी नगर का संकेत नगर का यानी लघु लघु, उसी पर यानी सगर का संकेत लघु लघु गुरु। इस प्रकार संकेत याद रख सकते हैं। इसे आप क्रम से याद करेंगे। यानी यह माता, यह से जो शुरू हुआ है यह माता यगर होगा। यगर मतलब हर शब्द इसको याद रखना है आपको, यगर से याद करना है। यह माता यगर। उसी पर मातारा यानी मायावली, म से मगर, उसे तारा यानी तालाब, यानी त से तगर, उसे राधा यानी राम जी, यानी रगर यानी उसे ज धान यानी जलेश, जो उनकी जगह जस जगह। उसी पर भानस यानी भारत, भ से भगर, उसी पर नसर यानी नगर, न से नगर, जिस सलगा स से सगर। इस प्रकार आप मात्राओं की गणना करने के लिए इसे आप याद कर सकते हैं। अब देखिए छंद के प्रकार, हम देखेंगे छंद कितने प्रकार के। देखिए मात्रा और वर्ण के आधार पर मुख्य रूप से छंद 2 प्रकार के होते हैं। मात्रा और वर्ण के आधार पर मुख्य रूप से छंद 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या? मात्रिक छंद, और दूसरा क्या? वर्ण वृत्त छंद। तो देखिए हम मात्रिक छंद को अगले क्लास में पूरे विस्तार से बेसिक से क्रम से पढ़ेंगे, और उसके बाद अगले क्लास में हम वृत्त छंद करके पढ़ाएंगे। आपको क्रम से थोड़ा थोड़ा करके अस्थाई से बताएंगे। तो आप लोग इस क्लास को ध्यानपूर्वक देखिए। एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। देखिए छंद किसे कहते हैं? कविता की स्वाभाविक गति के नियम व रूप को या तो जाति, संगीत और भाषा वृत्त के आधार पर निर्मित लयबद्ध आपूर्ति को छंद कहते हैं। आप याद रखिए छंद के आचार पिंगल हैं, इसलिए छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहते हैं।
चरण, चरण क्या होता है? कविता के पक्ति को चरण या पद कहते हैं। कविता चरणों पर चलता है। छंद में 4 या 6 चरण होते हैं। कोई भी छंद हो 4 या 6 चरण होते हैं, मैंने उसके 4 या 6 पैर होते हैं। वर्णों की मात्रा कैसे करते हैं? जब वर्णों को गिनते हैं तो चाहे वह लघु हो या गुरु हो, दोनों को एक मानते हैं। जैसे रम राम रामा, देखिए यहाँ भी वर्ण 2 ही माना जाएगा, यहाँ भी वर्ण 2 ही माना जाएगा, यहाँ भी वर्ण 2 भी ही माना जाएगा, चाहे मात्रा है चाहे ना हो। मात्राओं की गणना किस प्रकार करते हैं, इसे आप ध्यान रखना है, क्योंकि यही छंद को पढ़ने का विशेष अंग है, मात्राओं की गणना। इसे आप मेरी पाठ से विशेष ध्यान दीजिएगा। मात्राओं की गणना, जब मात्राओं को गिनते हैं तो लघु की मात्रा को 1 और गुरु की मात्रा को 2 मानते हैं। अब याद रखिए, लघु की मात्रा जहाँ रहेगा 1 मानेंगे और गुरु की मात्रा को 2 मानते हैं। लघु की मात्रा को खड़ी रेखा और गुरु की मात्रा को वक्र रेखा से व्यक्त करते हैं। एक मान देखिए जो 1 की तरह है, और वक्र रेखा मतलब जो यश की तरह है उसे वक्र रेखा कहते हैं हम, यानी 1 और 2 से हम 1 और 2 भी याद करने के लिए याद कर सकते हैं। गण किसे कहते हैं? जब 3 वर्णों का लघु या गुरु के अनुसार, चाहे लघु या गुरु 3 वर्ण लगातार मिले हों, जब 3 वर्णों का लघु या गुरु के अनुसार योग होता है उसे गण कहते हैं। इन्हें निम्न सूत्रों से याद किया जा सकता है। जैसे यह माता राज भान सलगा, यह माता राज भान सलगा, यही आपको याद कर लेना है, यह माता राज भान सलगा। अब इसे व्याख्या कैसे करना, देखिए यह माता से यह माता हो जाएगा यशोदा माता, तो यह माता क्या लगेगा, यह से यगन होगा, ये जो मात्रा आएगा यगन, यानी देखिए यानी लघु गुरु गुरु आया, यानी 1 2 2 आया, तो अंत में 3 वर्ण मात्रा देखेंगे, एक यानी लघु 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 गुरु गुरु, यानी एक आएगा, 2 2 आएगा, उसे एगर मानेंगे। क्या मानेंगे? एगर। यही आप संकेत देखिए अंत में अगर ये दिखाए गए, यानी लघु गुरु एगर होगा। इसी माँ तारा यानी मायावी, यानी गुरु गुरु गुरु, यानी 2 2 2 मगर होगा। ताराग यानी तालाब, यानी देखिए तालाब पे गुरु गुरु लघु, यानी गुरु गुरु लघु टगर होगा। त्रिराज भा यानी राम जी, देखिए गुरु लघु गुरु, यानी गुरु लघु गुरु यानी रगर, जैसे राम जी से रगर वाला होगा रगर। ज भान यानी जलेश, देखिए लघु गुरु लघु यानी लघु गुरु लघु, यानी 1 2 1 जगह होता है, 1 2 1 जगह होता है, ऐसे भी याद रख सकते हैं हम। भानस, भानस मतलब भारत, यानी गुरु लघु लघु, यानी गुरु लघु लघु, यानी 2 1 1 आएगा तो भगर होगा। नसल यानी नगर, यानी लघु लघु लघु, तीनों लघु होंगे तो नसल यानी नगर होगा, यानी 1 1 नगर। सलगा यानी लघु लघु गुरु, यानी 1 1 2 सलगा हो। इस प्रकार आप इसे याद कर लेंगे तो आपको छंद एकदम पूरी तरह से समझ जाएंगे। बस उदाहरण देख के बता देंगे यदि आपको मात्राओं की गणना करने आ गया। तो देखिए छंद 2 प्रकार के होते हैं, मात्रा और वर्ण के आधार पर छंद मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद और वर्ण विलिप्त छंद। अब हम इन दोनों छंदों को अलग अलग क्लास में पढ़ेंगे। तब तक मुझे आशा और विश्वास है कि आप छंद की विशेष बातों को ध्यानपूर्वक देखा होगा और समझा होगा। यदि इस क्लास को छंद की इस विशेष बात को आप याद कर लिए तो आपको छंद बहुत ही आसानी से समझ में आएगा, बहुत जल्दी ही समझ जाएंगे और आप हमेशा के लिए याद कर सकते हैं। यदि हमारा हिंदी का एक क्लास पसंद आया तो आप हमारे क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हमारे यूट्यूब चैनल से और फेसबुक को फॉलो करके हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़िए और अपना सहयोग दीजिए। हमारे गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके और हमारे फेसबुक राजू भैया क्लासेस और हमारे राजू प्रसाद क्लासेस को फॉलो करके फेसबुक पर फॉलो कीजिए और हमें अपना सहयोग दीजिए, क्योंकि आप लोगों की सहयोग की मुझे अति आवश्यकता है। अभी हमारे क्लास यूट्यूब पर या ना फेसबुक पर वीडियो नहीं जा रहे हैं, अभी चल नहीं रहा है। आप लोग कृपया करके हमारा सहयोग दीजिए। ये क्लास खास करके यानी यूट्यूब बोल्ड के लिए है। अब इसके अगले वीडियो में हम मिलेंगे मात्रिक छंद की क्लास को लेकर। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।